हेलो स्टूडेंट, आई एम एजाज। रेस्ट टीचिंग चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो क्लास 10 के उन सभी स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है जिन स्टूडेंट का एग्जाम 2025 में होने जा रहा है। इस वीडियो में विषय विज्ञान का अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के सभी नोट्स के बारे में पूरा डिटेल में बताया जाएगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस अध्याय में हमको क्या जानना है कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको है और रासायनिक समीकरण जो है किसको कहते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट हम लोग देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, यहाँ पर एक वर्ड याद रखिएगा, अभिकारक, मिलकर एक या एक से अधिक गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, जल बनाता है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है। अब जब दो गैस आपस में मिलकर क्या बनाता है, जल बनाता है। वो किस फॉर्म का, लिक्विड फॉर्म में जो है वो बनता है। तो यहाँ पर जो है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बन रहा है, जल, और वो लिक्विड फॉर्म में बनता है। तो इस प्रकार का अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जो क्या है, जल है। यहाँ पर नोट्स देखते हैं। नोट्स, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, कौन भाग ले रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग लेते हैं, उसे अभिकारक कहते हैं। मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, वो क्या है, अभिकारक है, ठीक है। और वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, क्या बन रहा है, यहाँ पर जल बन रहा है, उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के कुछ उदाहरण, यहाँ पर उदाहरण देखेंगे, जैसे जंग लगना, भोजन पकना, जल का बनना, ठीक है। ये सब सारा चीज जो है रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के पहचान। जैसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो है क्या क्या चीज से पहचाना जाता है। जब कोई अभिक्रिया संपन्न होता है तो उसे निम्न चिन्हों से पहचाना जाता है, जिसमें नंबर 1 हम लोग देखेंगे, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन गैस से ऑक्सीजन गैस, दोनों क्या है, दोनों गैस है, ठीक है। लेकिन जब ये अभिक्रिया करके क्या बनाता है, जल बनाता है, और किस फॉर्म में बनाता है, लिक्विड फॉर्म में बनाता है। मतलब गैस जो है, गैस अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, लिक्विड, इसी को बोलते हैं अवस्था में परिवर्तन। दूसरा हम लोग देखते हैं रंग में परिवर्तन। जैसे गर्म करने पर जब फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है तो फेरिक ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है, जो कि लाल रंग का हो जाता है। तीसरा हम लोग देखते हैं गैस का निष्कासन। जैसे सोडियम को जब जल में डाला जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ पर निकलता है, मतलब गैस निकलता है हाइड्रोजन का, ठीक है। चौथा हम लोग देखेंगे ताप में परिवर्तन। जैसे हाइड्रोजन सल्फेट की अभिक्रिया जब जिंक के साथ कराया जाता है तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है, वो भी कैसा, गर्म। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ताप में परिवर्तन होता है। तो ये 4 तरीकों से जो है हम पता कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगला देखेंगे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब यहाँ पर जो है प्रकार के बारे में हम लोग देखेंगे, जिसमें से नंबर 1 पॉइंट है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। क्या है, संयोजन अभिक्रिया कहते किसको है, तो वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, यहाँ पर फिर एक वर्ड आ गया, अभिकारक, मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। कितना बनाते हैं, सिर्फ एक पीस बनाता है, ठीक है, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया के लिए सामान्य सूत्र, जैसे यहाँ पर ए और बी दोनों क्या है, अभिकारक है, ठीक है, जिसके मिलने से क्या बनता है, उत्पाद बनता है। और यहाँ पर कितना उत्पाद बन रहा है, एकल उत्पाद, सिर्फ एक उत्पाद बन रहा है। तो उस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड जिसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसी को बोला जाता है बुझा हुआ चूना, जो कि दीवारों पर सफेदी करने के लिए काम में लाया जाता है। तो यहाँ पर दो अभिकारक जो है मिलकर सिर्फ एकल उत्पाद का निर्माण करता है। तो वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगला देखते हैं वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को
वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया के लिए सामान्य सूत्र क्या है, यहाँ पर जो AB जो है टूट जा रहा है A और B में, कहने का मतलब एक अभिकारक जो है टूटकर एक और एक से अधिक उत्पाद का निर्माण कर रहा है, तो वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर एक या एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग, फेरस सल्फेट एक सॉलिड होता है, ठीक है, जब इसको गर्म किया जाता है तो ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में विभाजित हो जाता है। कहने का मतलब एक अभिकारक जो है तीन चीजों में टूट जाता है, तो इस प्रकार का अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगला देखते हैं वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। अभी हम प्रकार के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसमें से पहला पॉइंट है उष्मीय वियोजन, ठीक है, उष्मा के द्वारा किया गया वियोजन को उष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, यह क्या है, एक सॉलिड है, जब इसको गर्म किया जाता है, इसमें उष्मा दिया जाता है, तो ये अपने आप को तोड़ देता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा के द्वारा वियोजित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उष्मीय वियोजन कहते हैं। अगला देखते हैं हम विद्युत वियोजन। अगला टॉपिक है विद्युत वियोजन। विद्युत के द्वारा किया गया वियोजन को विद्युत वियोजन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, जब जल में विद्युत पास किया जाता है तो जल जो है वियोजित हो जाता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में, तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक जो है वियोजित हो जाता है विद्युत से, वह क्या कहलाता है, विद्युत वियोजन कहलाता है। तीसरा देखते हैं हम लोग प्रकाशीय वियोजन, ठीक है, प्रकाश के द्वारा किया गया वियोजन को प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड एक सॉलिड होता है, जब इसमें प्रकाश डाला जाता है तो यह क्या बनाता है, सिल्वर बना लेता है और क्लोरीन गैस जो है बनाता है। तो कहने का मतलब वह वियोजन जो प्रकाश के वजह से होता है उसी को क्या बोला जाता है, प्रकाशीय वियोजन कहा जाता है। अगला देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसको कहते हैं, तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान उष्मा निकलती है, मतलब हीट निकलती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल में डाला जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और इसी के साथ क्या, उष्मा निकलता है, ठीक है, क्या निकलता है, उष्मा निकलता है, ठीक है। तो वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा निकलता है अभिक्रिया के दौरान क्या कहलाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। अगला देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ को उसके यौगिक से अलग करके उसके स्थान पर चला जाता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जिंक, जिंक जो है अभिक्रिया करता है जब कॉपर सल्फेट से, तो जिंक कॉपर को उसके स्थान से हटाकर जिंक सल्फेट बना लेता है और कॉपर को अलग कर देता है। तो वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को उसके यौगिक, जैसे कॉपर सल्फेट को उसके यौगिक से हटाकर जिंक सल्फेट बना लेता है और कॉपर को अलग कर देता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जांपल से समझते हैं, सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करता है तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। यहाँ पर आयन का बात करेंगे तो सल्फेट क्या रखता है, -2 रखता है, उसके बाद यहाँ पर जो है 2 सोडियम है, ठीक है, 2 सोडियम की वजह से ये 2 प्लस का हो जाता है, बेरियम का प्लस का 2 रखता है और क्लोरीन का -2 रहता है, तो ये आपस में क्या करता है, अदला बदली कर लेते हैं, सोडियम जाके इस क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बना लेता है और सल्फेट आयन इस बेरियम के साथ अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट बनाता है। तो वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला देखते हैं उपचयन अभिक्रिया, ठीक है, आखिर उपचयन अभिक्रिया कहते किसको है, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, क्या, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर कार्बन का अभिक्रिया जब ऑक्सीजन के साथ कराया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जैसे कार्बन में एक भी ऑक्सीजन नहीं है लेकिन ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन जो ऑक्सीजन को ऐड कर लेता है तो यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या हो गया, वृद्धि हो गया, तो इसी को क्या बोला जाता है, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा देखते हैं अपचयन अभिक्रिया, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे का बिल्कुल अपोजिट है।
वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, एक में वृद्धि होती है दूसरा में कमी होती है, तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम बात करें कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन गैस के साथ कराया जाता है तो सिर्फ कॉपर बनता है और जल बनता है। यहाँ पर जो है कॉपर से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसलिए इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अगला देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसको कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों अभिक्रिया साथ साथ होते हैं उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसको एग्जांपल से क्लियर करते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन गैस के साथ कराया जाता है तो कॉपर बनता है और जल बनता है। अब यहाँ पर अपचयन और उपचयन दोनों समझते हैं। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस में ऑक्सीजन जुट के क्या बना ले रहा है? जल बना रहा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? उपचयन अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ हो रहा है, इसलिए ये क्या कहलाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। अगला देखते हैं उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव। अब इसमें से नंबर 1 पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है संक्षारण। पहले संक्षारण समझते हैं क्या होता है। जब कोई धातु की सतह हवा जल नमी के संपर्क में आता है तो धातु की सतह धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, इसे ही क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल पे हम लोग देखेंगे लोहे में जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना। जैसे लोहा की बात हम करें तो सबसे पहले लोहा क्या होता है? बहुत मजबूत होता है। जब उसको हम लोग जो है घर के बाहर रख देते हैं तो उसमें हवा नमी जल ये सब जो है पड़ता है तो वो क्या होता है? धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और उसी को क्या बोला जाता है? संक्षारण कहा जाता है। अगला देखते हैं संक्षारण से बचने के उपाय। कोई भी धातु को संक्षारण से कैसे बचा सकते हैं, जिसमें से नंबर 1 पॉइंट है जस्तीकरण। ठीक है, अब जस्तीकरण किसको कहते हैं? किसी धातु की सतह पर विद्युत लेपन द्वारा जस्ते की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को जस्तीकरण कहते हैं। अगर कोई भी धातु है जिसको हमको संक्षारण से बचाना है तो उसका जो सतह पर हम लोग जस्ते की पतली परत चढ़ा देंगे तो वो संक्षारण से क्या होगा? बच जाएगा। दूसरा अगर हम बात करें धातु की सतह को पेंट करके, अगर कोई भी धातु को हमको जो है संक्षारण से बचाना है तो उसकी सतह को क्या कर देंगे? पेंट कर देंगे। तीसरा धातु की सतह पर तेल लगाकर या ग्रीस लगाकर, अगर कोई धातु की सतह पर हम लोग ग्रीस लगा दे तो भी वो संक्षारित होने से बच जाएगा। अगला देखते हैं विकृत गंधिता। ठीक है, यहाँ पर विकृत गंधिता समझते हैं। सबसे पहले क्या है? जब किसी खाद्य पदार्थ को बहुत दिनों तक रखा जाता है तो उसका स्वाद तथा गंध दोनों बदल जाता है। खाद्य पदार्थ का इस तरह खराब होना विकृत गंधिता कहलाता है। जैसे कोई खाद्य पदार्थ हम लोग बहुत दिन तक हम लोग खुले में रख देंगे तो उसका स्वाद तथा गंध क्या होगा? बदल जाएगा। तो वो खाद्य पदार्थ का स्वाद और गंध का बदलना ही क्या कहलाता है? विकृत गंधिता कहलाता है। अगला देखते हैं विकृत गंधिता से बचने के उपाय। ऐसा क्या करेंगे जो विकृत गंधिता से खाद्य पदार्थ को हम लोग बचा सकते हैं? तो नंबर 1 क्या है? खाद्य पदार्थ में एंटीऑक्सीडेंट डालने से इसे विकृत गंधिता से बचाया जा सकता है। जैसे कोई भी खाद्य पदार्थ में एंटीऑक्सीडेंट डाल देंगे। एंटीऑक्सीडेंट का क्या कार्य होता है? हवा वायु को दूर रखना खाद्य पदार्थ से। ठीक है, तो जब एंटीऑक्सीडेंट हम लोग डाल देते हैं तो उसे विकृत गंधिता से हम लोग बचा सकते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो खाद्य पदार्थ को पैकिंग के समय ऑक्सीजन गैस को हटाकर नाइट्रोजन गैस भरा जाना चाहिए। जैसे कोई भी खाद्य पदार्थ को अगर हम पैक कर रहे हैं तो ऑक्सीजन गैस को हटा के क्या नाइट्रोजन गैस भरना है। अगर हम लोग करते हैं तो विकृत गंधिता से उस खाद्य पदार्थ को बचा सकते हैं। तीसरा अगर हम लोग बात करें तो खाद्य पदार्थ को उष्मा एवं प्रकाश से दूर रखा जाना चाहिए। अगर हम लोग खाद्य पदार्थ को उष्मा और प्रकाश से अगर दूर रख पाते हैं तो वो खाद्य पदार्थ विकृत गंधिता से बच जाएगा। तो आशा करते हैं इस अध्याय का सभी नोट समझ में आ गया होगा और इस तरह के सभी अध्याय के नोट्स या एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी इस प्रकार का वीडियो अपलोड किया जाए तो वह सबसे पहले आपके तक पहुंच जाए। धन्यवाद।